हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आईआईटी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वन शॉट रिवीजन फॉर बायोलॉजी। इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन टू थ्योरी अप्रोच रखते हुए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिससे कि आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, ये वीडियो देखते हैं। हम लोग एक एक करके सारे यूनिट्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे वाया क्वेश्चंस, और उन टॉपिक्स की हल्की सी झलक मैं आप लोगों को देता जाऊंगा और क्वेश्चन सॉल्व करता जाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं हमारी पहली यूनिट, दैट इज डाइवर्सिटी। ओके, आइए इस यूनिट की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, विच इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टी सेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी चीज इन तीनों ही ऑर्गेनिजम्स के लिए कॉमन है। हमें पता है ये तीनों ही ऑर्गेनिजम्स फिलामेंटस एल्गी होते हैं, और फिलामेंटस एल्गी में हमेशा ही फ्रैगमेंटेशन एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के तौर पे देखा जाता है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ए। ओके, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं कि ये होती क्या क्या चीजें हैं। मल्टीसेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा। बात करें प्रोटोनिमा की, तो प्रोटोनिमा ब्रायोफाइट्स के मॉसेस में एक गैमेटोफिटिक स्टेज होती है। फिलामेंटस एल्गी हमें पता है बहुत सारे होते हैं, जैसे कि स्पाइरोगाइरा है ना, एंड मल्टीसेलुलर फंजाई हमें पता है फंजाई मोस्टली मल्टीसेलुलर होती है। देयर आर सम एक्सेप्शन, जैसे कि यीस्ट विच इज यूनिसेलुलर, बट मोस्ट ऑफ द फंजाई आर मल्टीसेलुलर, और वो ज़्यादातर फिलामेंटस ही होती हैं, और उनके फिलामेंट्स को हम लोग हाइफा बोलते हैं, और उनके हाइफा के नेटवर्क को हम लोग माइसीलियम कहते हैं। तो ये था तुम्हारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following phylum has those organisms which can be said to be ancestors of modern day animals? हमें ये पता है कि प्रोटिस्टा जो फाइलम है, प्रोटिस्टा जो किंगडम है, वो बैक्टीरिया से इवॉल्व हुआ है, और वो पहले यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, और जो किंगडम प्रोटिस्टा है वही आजकल के टाइम के मॉडर्न डे जितने भी मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं उनके एंसेस्टर बोले जाते हैं। तो इन सब में से जो एंसेस्टर मॉडर्न डे एनिमल्स का है वो प्रोटोजोआ होता है। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव एंड जोआ मीन्स एनिमल्स, तो दे आर प्रिमिटिव एनिमल लाइक एंसेस्टर्स, तो दैट्स व्हाई दे आर आवर मोस्ट कॉमन दे आर आवर एंसेस्टर्स वी कैन से। ठीक है, तो यहीं से एनिमल्स इवॉल्व हुए थे, ये चीज़ हम लोग बोल सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Alternation of generation is seen in plants, shows a trend of change in characteristics of plants. Mark the correct answer with respect to such changes found in plant across different phyla. ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू योर प्लांट किंगडम वाला चैप्टर। आप लोगों ने देखा होगा कि प्लांट किंगडम में 5 फाइलम्स होते हैं। पहला फाइलम होता है एल्गी, फिर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। इन फाइलम्स में मोस्ट प्रिमिटिव से मोस्ट एडवांस की तरफ मूव करते हुए आप लोग एक ट्रेंड देखेंगे, वो ये है कि शुरुआत में सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, सबसे प्रिमिटिव जो प्लांट्स थे उनमें गैमेटोफाइट बहुत ही वेल डेवलप्ड था और स्पोरोफाइट था ही नहीं, या स्पोरोफाइट सिर्फ जाइगोट से रिजेंबल कर रहा था, है ना। जैसे जैसे हम हायर फाइलम में मूव करते हैं वैसे वैसे गैमेटोफाइट रिड्यूस हो जाता है और स्पोरोफाइट्स ज़्यादा डेवलप होते चले जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, उसमें सिर्फ गैमेटोफाइट देखा जाता है। स्पोरोफाइट इज जस्ट सीन एट वन सेल स्टेज विच इज जाइगोट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की बात करते हैं तो वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, जिसमें दोनों ही गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही देखे जाते हैं। जबकि जो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स हैं उसमें स्पोरोफाइट्स डोमिनेट करने लग जाते हैं मोस्ट ऑफ द लाइफ को, इसलिए वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, और इसी से चलता है इस क्वेश्चन का आंसर भी होना चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच फाइलम डू स्टारफिश बिलोंग टू? हमें पता है कि हमारा जो एनिमल किंगडम है उसमें बहुत सारे फाइलम्स आते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर इनवर्टिब्रेट्स एंड मैनी ऑफ देम आर वर्टिब्रेट्स ऑल्सो। हालांकि इनवर्टिब्रेट्स का नंबर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वर्टिब्रेट्स, लेकिन वर्टिब्रेट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू इनवर्टिब्रेट्स। तो हम लोग एक एक करके मैं तुम लोग को रिवाइज करा देता हूँ कि कौन कौन से फाइलम है हमारे पास। सबसे प्रिमिटिव टू सबसे कॉम्प्लेक्स चलेंगे। सबसे प्रिमिटिव फाइलम होता है हमारे पास पॉरीफेरा, उसके बाद सीलंट्रेटा जिसको हम निडेरिया भी बोलते हैं, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, एस्केल्मिन्थ्स, देन एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क्स, एकाइनोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड देन कॉर्डेट्स। और कॉर्डेट्स के अंदर फिर हमारे पास यूरोकॉर्डेट्स, सेफालोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में हमारे पास साइक्लोस्टोमेट्स आते हैं, फिर फिशेज आती हैं। फिशेज में हमारे पास
कॉन्ड्रीसाइथिस और ऑस्ट्रीसाइथिस आती है, मतलब कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिश रिस्पेक्टिवली। उसके बाद हमारे पास एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है कि स्टारफिश कहाँ से बिलोंग करती है, तो वो बिलोंग करती है एकाइनोडर्मेटा वाले फाइलम से। अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है, लेकिन तुम लोगों को ये चीज़ इंश्योर करनी है कि सभी जितने भी फाइलम्स हैं एनिमल किंगडम चैप्टर में, उन सबके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए और एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following options regarding binomial nomenclature is correct? Binomial nomenclature के हिसाब से क्या चीज़ करेक्ट देखी जाती है इसमें? हमें पता है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में एक ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक नेमिंग होती है जिसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं जीनस का नेम, और दूसरा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं स्पीसीज का नेम। जेनेरिक नेम का पहला लेटर कैपिटल होता है, स्पीसीज का स्पेसिफिक नेम का पहला लेटर स्मॉल होता है। दोनों को ही सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं जब उसको हैंड रिटन लिखते हैं। ऑथर का नाम हम लोग एंड में लिख देते हैं इसमें, ठीक है, और ये इटैलिक्स में ये इटैलिक्स में किया जाता है। देख लेते हैं क्या ऑप्शन इसमें सही होगा। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द नेम ऑफ द स्पीसीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट नेम स्पीसीज का तो नहीं होता है। इट वॉज प्रपोज बाय एरिस्टोटल, गलत है, लीनियस ने इसको प्रपोज किया था। डिप्टेरा इज द फैमिली ऑफ हाउस फ्लाई, गलत है, क्योंकि डिप्टेरा इज द ऑर्डर ऑफ हाउस फ्लाई, ठीक है। कार्निवोरा इज द ऑर्डर ऑफ कैट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, कि कैट्स का जो ऑर्डर होता है वो कार्निवोरा होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायरसेस आर कंसिडर्ड एज नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सही बात है। वायरसेस कभी भी पूरा एक सेल नहीं बना पाते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, रिप्रोडक्शन, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसमें से 3 एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कॉन्शियसनेस, जैसे मेटाबॉलिज्म, जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से वायरस लैक करता है एक फुल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को। दैट्स व्हाई इट इज नॉट कंसिडर्ड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसमें और भी चीज़ें ऐसी देखी जाती है जिसकी वजह से इसको फुल्ली लिविंग हम नहीं कंसिडर कर सकते हैं। ओके, देखते हैं इसमें से क्या ऑप्शन सही है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, और ये कह रहा है कि दे एक्ट एज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। एकदम सही बात है। वायरसेस जब किसी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट नहीं कर रहे होते हैं तो वो नॉन लिविंग बीइंग की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर घुसते हैं और उसको इन्फेक्ट करते हैं, वैसे ही उनमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है। दैट्स व्हाई दे आर लिविंग इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड दे आर नॉन लिविंग व्हेन दे आर नॉट इन्फेक्टिंग समवन। दैट्स व्हाई दे कैन बी कंसिडर्ड एज एन ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। Which of the following is the main function of frogs cloaca? फ्रॉग में हमें पता है कि एक्सक्रीटरी या डाइजेस्टिव वेस्ट या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के गैमेट्स निकालने के लिए एक ही कॉमन चैम्बर या एक ही कॉमन ओपनिंग होती है, जिसको हम क्लोएका बोलते हैं। तो डाइजेस्टिव वेस्ट, एक्सक्रीटरी वेस्ट, रिप्रोडक्टिव गैमेट्स को निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन ओपनिंग है, दैट इज क्लोएका इन फ्रॉग्स। तो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर, ठीक है। चलते हैं आगे। वर्ल्ड फाइलोटॉक्सी इज डिफाइंड बाय, फाइलोटैक्सी मतलब कि लीफ का अरेंजमेंट कैसे होता है प्लांट्स में। तो लीफ में 3 टाइप के अरेंजमेंट देखे जा सकते हैं, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट और वर्ल्ड। ऑल्टरनेट जिसमें लीफ एक नोड से एक ही लीफ निकलती है, ठीक है। ऑपोजिट मतलब एक नोड से 2 लीफ निकलती हैं इस तरह से, ठीक है। और वर्ल्ड में एक नोड से बहुत सारी लीफ निकलती हैं एक गुच्छे में वर्ल्ड में, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए वो देखते हैं। मोर देन 2 लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड फॉर्म अ वर्ल्ड, एकदम सही स्टेटमेंट है कि एक से ज़्यादा लीफ निकलती है, 1 या 2 से ज़्यादा लीफ निकलती है एक ही नोड से, जो कि एक वर्ल्ड बना लेती है। सही बात है, ये एकदम सही है, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which structure in frogs, adult and tadpole, is responsible for gaseous exchange both in water and land? यहाँ क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है कि फ्रॉग में, अडल्ट और टैडपोल में क्या चीज गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लैंड में और वाटर में। तो हमें पता है कि टैडपोल जो लार्वा होता है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर में रहता है, और क्योंकि वो वाटर में रहता है दैट्स व्हाई इट हैज अडेप्टेड टू हैव गिल्स, जबकि अडल्ट्स में लंग्स होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से बी और सी दोनों ही करेक्ट हो रहे हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज मोस्ट करेक्ट।
इसके अलावा लंग्स और गिल्स के अलावा भी यहाँ पे कुछ एक्सचेंज करने के लिए, गैसेस एक्सचेंज करने वाले चीज़ें या ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्किन से भी गैसेस एक्सचेंज होता है वहाँ पे, बकोफारिंजियल कैविटी से भी वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज देखा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन प्लांट्स शोज पेराइटल प्रेजेंटेशन। हमें पता है कि प्लांट में जो फ्लावर होता है दैट इज मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, है ना। अब फ्लावर के अंदर एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, नॉन एसेंशियल पार्ट्स भी होते हैं। एसेंशियल पार्ट्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव पार्ट्स होते हैं, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि एंथर या फिर हम बोल सकते हैं स्टेमन और कार्पल यानी कि पिस्टिल। स्टेमन और पिस्टिल एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, जिसमें से पिस्टिल में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी प्रेजेंट होती है, और ओवरी के अंदर प्लेसेंटा होता है जिसके अंदर ओव्यूल्स अरेंज होते हैं, है ना। तो ओव्यूल्स प्लेसेंटा में किस तरह से अरेंज होते हैं, उसी चीज़ की स्टडी को हम लोग प्लेसेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, और प्लेसेंटेशन होती है 5 टाइप की। आई एम रिवाइजिंग दिस थिंग फॉर यू। 5 टाइप की प्लेसेंटेशन है, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है पेराइटल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल, इसीलिए इस चैप्टर में मैं बार बार बोलता हूँ कि मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में आपको चीज़ों की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। स्पेसिफिकली एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो पेराइटल प्लेसेंटेशन मस्टर्ड फैमिली के मेंबर में देखा जाता है। तो क्या यहाँ पे कोई मस्टर्ड जैसी चीज़ दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। मस्टर्ड और आर्जिमोन भी दिया होता तो वो भी करेक्ट होता। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following comparisons between monocots and dicot plant is true? ये एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स का क्वेश्चन है। हालांकि इस चैप्टर का बहुत सारा पार्ट डिलीट हो गया है, इसलिए तुम लोग इसमें जज कर सकते हो कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। 2 ही पार्ट है, एक है टिश्यू सिस्टम और दूसरा है कंपैरिजन बिटवीन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। यही पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ये क्वेश्चन हम लोग कर भी रहे हैं। तो कंपैरिजन कर रहा है मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट की, बोल रहा है इसमें से क्या चीज़ सही है। देखते हैं एक एक करके। ओनली डाइकॉट प्लांट्स हैव डिफरेंशिएशन बिटवीन एडैक्सियल एंड अबैक्सियल एपिडर्मिस। ऐसा नहीं है, मोनोकॉट्स की लीफ में भी एडैक्सियल और अबैक्सियल एपिडर्मिस होती है। ठीक, ओनली मोनोकॉट्स प्लांट्स हैव 2 डिफरेंट मीजोफिल सेल्स नोन एज पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ये बात गलत है, क्योंकि ये पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा डाइकॉट प्लांट में प्रेजेंट होता है, नॉट मोनोकॉट। ठीक, रिंग शेप्ड एनाटॉमी इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट स्टेम। ये चीज़ एकदम सही है। डाइकॉट स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है कि वहाँ उनका, अगर तुम लोग स्टेम की एनाटॉमी चेक करोगे तो वहाँ पे तुम लोग को रिंग शेप का वैस्कुलर बंडल अरेंजमेंट देखा जाएगा वहाँ पे, और जाइलम और फ्लोएम भी इसी तरह से अरेंज होंगे। तो इसका आंसर सी एकदम सही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बायोमोलिक्यूल चैप्टर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रोटीन शोज अ वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्म्स on the basis of the amount and type of interaction among themselves and with other polypeptide chain. Some statement regarding protein structure are mentioned below. Mark the correct one out of them. मतलब इन चारों स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन से गलत हैं वो बताने हैं। देखते हैं पहला स्टेटमेंट, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मेनली गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोजिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड। सही बात है, प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ही होता है, तो उसमें हम लोग एक एक करके सारे अमीनो एसिड गिन सकते हैं और उनकी पोजीशन पता कर सकते हैं कि कौन सा पहले है, कौन सा बाद में है, कौन सा उसके बाद में है। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। सेकंड बोल रहा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज प्राइमरी स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है उसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा चेन होती है। अल्फा हेलिक्स को इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज करता है, जबकि बीटा चेन को इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज करता है। तो इट इज मोर और लेस करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स शोज ओनली नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन। दिस इज रॉन्ग। टर्शियरी स्ट्रक्चर में नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन से स्टेबलाइजेशन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन वहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से, और जो कि कोवलेंट इंटरेक्शंस होते हैं। ओके, तो दिस इज कोवलेंट इंटरैक्शन, इसलिए ये गलत हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ ओनली प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्म जॉइंट टुगेदर। ये चीज गलत है कि वहां पे 2 या 2 से ज्यादा प्रोटीन चेन्स तो होती है, लेकिन वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी किसी भी स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है। ओके, तो 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट हियर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है द फॉलोइंग इवेंट्स आर एसोसिएटेड विद मियोसिस।
इनमें से कौन सा इवेंट पहले होता है, कौन सा इवेंट बाद में होता है, ये तुम लोग को बताना है। अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेंट नोड्यूल्स, ये कहाँ पे अपीयर होता है रिकम्बिनेंट नोड्यूल? ये होता है प्रोफेज 1 के एक स्टेज में जिसको हम कहते हैं पैकिटीन। ठीक है, पैकिटीन स्टेज में होता है ये। मियोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन कहाँ होता है? मियोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं प्रोफेज में होता है या मेटाफेज में होता है। ठीक है, तो हम प्रोफेज के एंड या फिर मेटाफेज बोल सकते हैं। ठीक है, मेटाफेज बोल देते हैं। काइजमाटा कहाँ बनता है? डिप्लोटीन स्टेज में बनता है। और सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन स्टेज में बनता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी चीज पहले आ रही है, कौन सी चीज बाद में आ रही है, उसके बेसिस पे तुम लोग आंसर जज कर सकते हो। जाइगोटीन पहले आता है यानी कि 4 हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आता है पैकिटीन यानी कि 4-1। उसके बाद आता है क्या 3 यानी कि डिप्लोटीन स्टेज, और उसके बाद आता है 2। तो 4-1-3-2 4-1-3-2 4-1-3-2 इज ए ऑप्शन एंड दिस इज करेक्ट। अब ये तो क्वेश्चन हमने कर लिया है, लेकिन तुम लोग को ये चीज इंश्योर करनी है कि सारे के सारे जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं माइटोसिस में, मियोसिस में, और वो कौन सी फेज में हो रहे हैं, वो सारे तुम लोग को याद करने हैं, समझने हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। मियोसिस इन्वॉल्व्स, हमें पता है मियोसिस जो है और माइटोसिस जो है, दोनों की बात मैं करता हूं कि माइटोसिस में एक राउंड ऑफ सेल डिवीजन होती है ना। एक राउंड ऑफ सेल डिवीजन में हमारे पास एक बार G1 फेज, एक बार S फेज, और एक बार G2 और एक बार M फेज आता है, और S फेज में एक बार DNA रेप्लिकेशन हो जाता है। ठीक, मियोसिस में ऐसा नहीं होता है। मियोसिस 2 बार चलती है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। लेकिन वहाँ पे G1, S और G2 फेज पहली बार में तो आता है, तो यानी कि वहाँ पे DNA रेप्लिकेशन पहली बार होता है, लेकिन दूसरी बार वाले मियोसिस से पहले कोई भी DNA रेप्लिकेशन नहीं होता है। तो इट इन्वॉल्व्स 1 राउंड ऑफ DNA रेप्लिकेशन बट 2 राउंड्स ऑफ सेल डिवीजन। देख लीजिए क्या आंसर सही होना चाहिए। इट इन्वॉल्व्स 2 साइकिल्स ऑफ DNA रेप्लिकेशन, गलत हो जाएगा। DNA रेप्लिकेशन 2 साइकिल्स में नहीं होता है, एक ही बार होता है। 2 साइकिल्स ऑफ DNA रेप्लिकेशन, न्यूक्लियर डिवीजन एंड सेल डिवीजन, गलत बात है। 1 साइकिल ईच ऑफ DNA रेप्लिकेशन, न्यूक्लियर डिवीजन एंड सेल डिवीजन, ये भी गलत बात है। 1 साइकिल ऑफ DNA रेप्लिकेशन बट 2 साइकिल्स ईच ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, दिस इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि एक साइकिल DNA रेप्लिकेशन की है पर बाकी चीजें 2-2 बार चल रही हैं यहाँ पे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Photophosphorylation and ATP synthesis occurs due to breakage of proton gradient across the thylakoid lumen in the chloroplast. What is the condition where ATP synthesis will occur in the following option? हमें पता है कि यार फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है क्लोरोप्लास्ट में, है ना। थाइलाकॉइड्स में फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है जो कि लाइट रिएक्शन का पार्ट है ना। और वो तभी होती है जब मेरा प्रोटॉन ग्रेडियंट बिल्ड हो जाता है ल्यूमेन और स्ट्रोमा के बीच, है ना। स्ट्रोमा में H+ आयंस का कंसंट्रेशन कम हो जाता है और ल्यूमेंस में H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, यानी कि ल्यूमेन का pH डाउन हो जाता है। जब ऐसा ग्रेडियंट क्रिएट होता है तब प्रोटॉन्स F0 F1 कॉम्प्लेक्स के थ्रू बाहर मूव करते हैं, जिसकी वजह से ATP का सिंथेसिस होता है यूजिंग ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयंस। ठीक है, तो इस हिसाब से चीजें हो रही हैं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए वो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। रुबिस्को इज द मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। देखो, रुबिस्को सबसे मोस्ट मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम है पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम में, लेकिन कोलेजन मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम या मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है इन एनिमल वर्ल्ड। ठीक है, ये चीज याद रखना। ओके, इट इज सीन दैट रुबिस्को बाइंड्स विद बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ड्यू टू। भाई रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजन से भी बाइंड करती है और कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रुबिस्को के पास दोनों की ही बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करती है, जब ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तो वो ऑक्सीजन से बाइंड करती है। ठीक है, और हालांकि उसकी अफिनिटी टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, इसलिए वो ज़्यादातर टाइम कार्बन डाइऑक्साइड से ही बाइंड करती है। बट यस, अगर O2 की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो वो O2 से ही बाइंड करने लग जाती है, जिसकी वजह से C3 प्लांट्स में एक वेस्टफुल प्रोसेस चलने लग जाती है जिसका नाम होता है फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, और C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन को काउंटर करते हैं। ओके,
देखते हैं। रुबिस्को हैज साइट विच कैन बाइंड बोथ विद CO2 एंड O2 कॉम्पिटिटिवली। सही बात है, यही सही ऑप्शन भी है, ठीक है, यही सही ऑप्शन है। ओके, चलते हैं आगे। हालांकि यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव भी दिया है, इसलिए हम लोग और भी एक आध स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। रुबिस्को कैन बाइंड टू ऑलमोस्ट एवरी गैस इन द एटमॉस्फेयर इन नॉन स्पेसिफिक मैनर। गलत बात है। रुबिस्को हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 फॉर बोथ CO2 एंड O2 बट द एफिनिटी फॉर CO2 इज लेस देन O2। गलत बात है, CO2 की एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू O2। ये गलत हो गया, यानी कि ए ऑप्शन इज द मोस्ट करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस इज इनकरेक्ट। देखते हैं। डार्क रिएक्शन पे जहां तक देखने से पता चल रहा है डार्क रिएक्शन पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। C4 साइकिल हैज PEP एज इट्स फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। गलत बात है। C4 साइकिल में पहला स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। पहला सबस्ट्रेट PEP होता है जो कि CO2 से बाइंड करके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है। तो ये तो हो गया गलत, ठीक है। नेक्स्ट, C3 साइकिल हैज RUBP एज इट्स फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ये भी गलत है। RUBP भी पहला हमारे पास सबस्ट्रेट होता है जो कि CO2 से बाइंड करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल, जबकि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल। ओके, तो ये तो दोनों गलत हो गए। सी स्टेटमेंट देखते हैं। C4 साइकिल डू नॉट अंडरगो केल्विन साइकिल। ये भी बात गलत है। C4 साइकिल में केल्विन साइकिल भी चलती है हमारे बंडल शीथ सेल के अंदर। ये भी हो गया गलत। ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट वाली स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो रही है। ओके, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, जिसमें सारे इनकरेक्ट बता दिए गए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। Which of the following enzymes has a dual role in respiration? हमें पता है रेस्पिरेशन में 3 फेजेस चलती हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें से क्रेब्स साइकिल के अंदर हमारे पास एक एंजाइम होती है जिसका नाम होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, जो कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है और उसके डुअल फंक्शन होते हैं। वो क्रेब्स साइकिल में भी हेल्प करती है और वो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी एक कॉम्प्लेक्स की तरह एक्ट करती है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे पास 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसको हम कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, 5 बोलते हैं, जिसमें से सेकंड कॉम्प्लेक्स सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज ही होती है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल की सारी एंजाइम मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है एक्सेप्ट वन, एंड दैट वन इज सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following pathways is used by plants to produce ATP during respiration? ATP प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी चीज यूज की जाती है बाय प्लांट्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? तो हमें पता है यार, मेनली ATP प्रोड्यूस कौन सी प्रोसेस से होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से मेनली NADH और FADH2 को ब्रेक करके प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट कराया जाता है और उससे ATP सिंथेसाइज कराई जाती है उस ग्रेडियंट को ब्रेक करके, है ना। लेकिन बाकी और प्रोसेसेस में भी ATP जनरेट होते हैं। हमें पता है क्रेब्स साइकिल में भी एक GTP विच इज एन ATP इक्विवेलेंट वो प्रोड्यूस होता है और ग्लाइकोलिसिस में भी 2 नेट ATP का गेन हमारे पास होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस ही ATP बनाती है, कुछ कम बनाती है, कुछ ज़्यादा बनाती है, ठीक है। तो इसमें सबसे करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीनेसेंस? हमें पता है हमारे पास प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो कि 2 कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में 3 हार्मोन आते हैं, ऑक्सिन, जिबर्लिन, साइटोकाइनिन, जबकि प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में 2 हार्मोन आते हैं, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड, जिसमें से एब्सिसिक एसिड ज़्यादा प्रोमिनेंटली सीनेसेंस में रोल प्ले करता है। तो इसका आंसर होना चाहिए एब्सिसिक एसिड। बाकी तीनों तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, ठीक है। एक एक फंक्शन में इनका बता दे रहा हूं तुम लोग को, बाकी तुम लोग इंश्योर करना कि रिवाइज कर लो, ठीक। ऑक्सिन जो होता है वो एपिकल डोमिनेंस कराता है, ठीक है, रूट एंड शूट ग्रोथ कराता है। साइटोकाइनिन जो है वो सेल डिवीजन में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, प्लांट ग्रोथ सीनेसेंस को रोकता है वो। जिबर्लिन जो है वो जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन में इन्वॉल्व होता है और प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से वो कराता है। ग्रोथ मतलब कि
इलोंगेशन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो न्यूरल कंडक्शन से क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्शन पोटेंशियल इज अ फेनोमेनन which works on the principle of potential build up and break down due to ionic and voltage gradients। बात एकदम सही है। An action potential was generated by a stimulus. What changes are not possible in the axon due to propagation of action potential। हमें पता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराने के टाइम पे हमें अगर एक ग्राफ पता हो तो हम लोग सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। वो ग्राफ क्या है देखते हैं। वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है जिसमें शुरुआत में हमारे पास हमारा जो एक्सॉन के अक्रॉस वोल्टेज ग्रेडियंट होता है वो -70 मिली वोल्ट होता है और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अप्रॉक्सीमेटली -55 टू 60 मिली वोल्ट होता है। जैसे ही वो यहाँ रीच करता है वैसे ही उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है और वो +30 तक मूव कर जाता है। ये क्यों +30 तक जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स खुल गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, +30 तक चला जाता है, उसके बाद ये नीचे आ जाता है क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल्स खुल जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये ग्राफ नीचे आ जाता है। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट और वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आता है। यहाँ से जनरेट होता है जिसको मैं डीपोलराइजेशन बोलता हूँ और यहाँ से ये रिपोलराइज होता है, ठीक है। तो दिस फेज इज नोन एज डीपोलराइजेशन and this phase is known as repolarization and this phase which is a temporary phase is known as hyperpolarization, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा ही नेगेटिव में चला गया है। देखते हैं एक एक ऑप्शन में कि क्या ऑप्शन हो नहीं सकता है। सोडियम चैनल्स विल ओपन फॉर एक्शन पोटेंशियल टू प्रोपेगेट, सही बात है, एकदम सही बात है। पोटेशियम चैनल्स विल ओपन टू रिपोलराइज द मेम्ब्रेन फॉर एक्शन पोटेंशियल आफ्टर द एक्शन पोटेंशियल हैज बीन जनरेटेड, बात एकदम सही है। थिक एक्सॉन विदाउट माइलिनेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट एक्सॉन फॉर एक्शन पोटेंशियल टू प्रोपेगेट, ये बात गलत है। थिक एक्सॉन विद माइलिनेशन, माइलिन शीथ और थिक एक्सॉन्स एक्शन पोटेंशियल की कंडक्शन में ज्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं हमको, ओके। तो ये गलत ऑप्शन है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हमको ऑप्शन में गलत चीज पूछी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन रेगुलेट्स द रेस्पिरेटरी रिदम। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हमारे पास मेडुला में होता है, ये चीज हम लोग को पता है कि मेडुला इज द सेंटर फॉर इनवॉलंटरी एक्शन, ठीक है। तो वॉमिट सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, हमारे गैस्ट्रिक सिक्रीशंस का सेंटर मेडुला ही होता है। सेरेबेलम हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है। सेरेब्रम हमारा क्रिएटिविटी, हम बोल सकते हैं कॉग्निजिंग एबिलिटी, IQ, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस हंगर, थर्स्ट, सेटिस्फैक्शन, सेक्सुअल अर्जेस, है ना, थर्मो रेगुलेशन, ये सारी चीजें कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ ये कुछ हार्मोन भी रिलीज करता है, इसलिए दिस हाइपोथैलेमस इज कंसिडर्ड टू हैव डुअल फंक्शन। इट हैज अ नर्वस फंक्शन एज वेल एज एन एंडोक्राइन फंक्शन ऑल्सो, ओके। चलते हैं नेक्स्ट। अ न्यूबॉर्न बेबी, तो ये क्वेश्चन है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस का, यानी कि RH एंटीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखते हैं। अ न्यूबॉर्न बेबी वाज केप्ट इन अ हॉस्पिटल विद अदर बेबीज आफ्टर चेकिंग हिज ब्लड ग्रुप, ओके। द बेबी गॉट मिक्स्ड विद अदर बेबीज इन द हॉस्पिटल इन ऑर्डर टू कंफर्म द करेक्ट बेबी ब्लड ग्रुप्स ऑफ पेरेंट्स वर टेकन। पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप टेकन किए गए। फादर हैड ब्लड ग्रुप AB, फादर का ब्लड ग्रुप AB था और वो RH पॉजिटिव था, ठीक है, और वो RH पॉजिटिव था। तो हम लोग इसको और भी एक तरह से डिनोट कर सकते हैं, AB पॉजिटिव था वो, ठीक, जबकि मदर B नेगेटिव थी, ठीक। तो अब वो पूछ रहा है कि बेबी का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है। तो बेबी का ब्लड ग्रुप A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, पर O नहीं हो सकता है, ठीक है। प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस भी हो सकता है और ये माइनस भी हो सकता है ना। अब तुम लोग पूछोगे कि कैसे ये प्लस और माइनस वाला आपने बताया। जेनेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप AB है तो वो IA IB कैरी करता है, जबकि जिसका B ब्लड ग्रुप है वो IB
IB तो कैरी कर सकता है, लेकिन IB IO भी कैरी कर सकता है, ये भी B ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, RH के लिए अगर मैं बोलूँ तो RH नेगेटिव भी हो सकता है बंदा, है ना। तो RH नेगेटिव होने के लिए RH निगेटिव निगेटिव दोनों नेगेटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव होने के लिए पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये A B के साथ गया तो ये A भी हो सकता है। ठीक, अगर ये A O के साथ गया तो ये A भी हो सकता है। अगर ये B के साथ गया तो ये B भी हो सकता है। अगर ये B O के साथ गया तो ये फिर से B हो जाएगा, लेकिन O वाला एक भी केस नहीं है। ठीक, तो ये तो 3 पॉसिबिलिटी हो गए ब्लड ग्रुप की, ABO ब्लड ग्रुप की। लेकिन प्लस माइनस का देखते हैं, तो प्लस अगर माइनस के साथ गया तो प्लस होगा, माइनस माइनस के साथ गया तो माइनस हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। अब इससे तुम लोग जज कर लो आंसर क्या होना चाहिए। क्या आंसर हो सकता है? A पॉजिटिव हो सकता है, हाँ A पॉजिटिव हो सकता है ये। ठीक है, A और RH पॉजिटिव हो सकता है ये। ठीक, हालांकि ये B और RH नेगेटिव भी हो सकता है, B और RH नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे डुअल ऑप्शन करेक्ट वाली चीज़ें देखने को मिल रही है। ठीक है, ये B और RH नेगेटिव भी हो सकता है और A और RH पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे होमोजाइगस RH पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो ये होमोजाइगस RH पॉजिटिव है। ओके ओके, तो ये होमोजाइगस RH पॉजिटिव है, यानी कि ये माइनस में कभी भी नहीं आएगा, ये हमेशा प्लस में ही आएगा। तो ये B और RH नेगेटिव वाला ऑप्शन हट गया है, ये A और RH पॉजिटिव वाला ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि वो होमोजाइगस है। ओके, हेटेरोजाइगस नहीं था। ओके, तो इसका B ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं। इन अ टिपिकल मसल कॉन्ट्रैक्शन द साइज ऑफ वेरियस बैंड्स स्टार्ट्स टू चेंज। तो हमें पता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो हमारा सार्कोमियर है, सार्कोमियर तुम लोग जान रहे हो, बताता हूं। सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। कुछ इस टाइप का दिखता है सार्कोमियर। ठीक है, ठीक, जो बैंड जिसमें एक्टिन फिलामेंट सिर्फ और सिर्फ होते हैं उसको मैं आई बैंड बोलता हूं। ठीक, ये बैंड जिसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों है उसको मैं ए बैंड बोलता हूं, और ऐसा बैंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है उसको मैं एच जोन बोलता हूं, और इस एच जोन के बीच में एक लाइन आती है उसको मैं एम लाइन बोलता हूं, और ये जो दो लाइन है जिसके बीच में सार्कोमियर है उसको मैं जेड लाइन बोलता हूं। ओके, तो ये है एक सार्कोमियर, और मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से आई बैंड कॉन्ट्रैक्ट करता है, एच जोन कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन ए बैंड को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उसका साइज वैसा का वैसा ही रहता है। तो क्या चीज़ इस हिसाब से सही होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, देखते हैं। आइसोटोपिक बैंड्स श्रिंक्स ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, बात सही है। आई बैंड मतलब आइसोट्रोपिक बैंड और ए बैंड मतलब एनाइसोट्रोपिक बैंड। ए बैंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड श्रिंक्स ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, गलत हो गया। द साइज ऑफ एच जोन डिक्रीजेस ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये तो सही हो गया, ये भी सही है। बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट बोल रहे हैं, विच इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये तो राइट था, ये भी राइट है। तो इसमें हमसे फॉल्स पूछा है, गलत पूछा है, तो गलत इसमें से सेकंड वाला हो रहा है। ठीक है, तो बी इज इनकरेक्ट, दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following cavities has the head of humerus embedded in it? Head of humerus, humerus का head किस चीज के अंदर धसा हुआ होता है? हमें पता है ये हमारी हड्डी होती है humerus. This is humerus, this is radius, this is ulna, कार्पल, मेटाकार्पल, phalanges. इसमें 3 हड्डियां हैं सारी की सारी। ऐसे ही पैर में भी फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, phalanges एंड पेटेला को मिला के 30 हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो ये जो ह्यूमरस है ये हमारी यहाँ पे एक कैविटी होती है जिसका नाम होता है ग्लेनोइड कैविटी, उसके अंदर धसा हुआ होता है और वहीं से ये आर्टिकुलेट कर रहा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लेनोइड कैविटी। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, राइटवर्ड मूवमेंट ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व सिग्निफाइज। ज़्यादातर बच्चों ने अगर इस चीज़ को पढ़ा होगा तो वो समझ जाएंगे। हमारा ऑक्सी हेमोग्लोबिन कर्व जो होता है वो हमें क्या बताता है कि ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर एनवायरनमेंट में बढ़ने से परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और ये ग्राफ सिग्मोइडल होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगती है वैसे वैसे ये ग्राफ लेफ्ट साइड पे मूव करने लगता है। ठीक, और जैसे जैसे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है वैसे वैसे ये ग्राफ राइट साइड पे मूव करने लगता है। ठीक है,
तो मैं तुम लोग को बता देता हूं कब कब ये लेफ्ट पे मूव करेगा, कब कब ये राइट पे मूव करेगा। पहले राइट देखते हैं। ऑक्सीजन अगर कम है तो राइट, पीएच अगर कम है तो राइट, पीएच का मतलब H+ आयन ज़्यादा है तो राइट, और टेम्परेचर ज़्यादा है तो भी राइट। इसका उल्टा लेफ्ट में होगा। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो लेफ्ट, अगर CO2 कम है तो लेफ्ट, अगर H+ कम है तो लेफ्ट, अगर पीएच ज़्यादा है तो लेफ्ट, और अगर टेम्परेचर कम है तो भी लेफ्ट में ही जाएगा ये ग्राफ। अब बता दो मुझे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा कि राइटवर्ड मूवमेंट हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पे नहीं होती है, लो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन पे भी राइटवर्ड मूवमेंट नहीं होती है, हाई टेम्परेचर पे राइटवर्ड मूवमेंट होती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर कॉजेज माइल्ड पेन इन द चेस्ट ड्यूरिंग मिड लाइफ ऑफ अ पर्सन। ऐसे डिसऑर्डर जिसमें माइल्ड पेन ऑफ चेस्ट पेन होता है, जो कि उतनी सीरियस डिसऑर्डर नहीं होती है, उसको हम एंजिना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। एंजिना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। ये माइल्ड चेस्ट पेन होता है ड्यूरिंग मिडल ऑफ द लाइफ। ठीक, मतलब 30, 40, 50 साल की एज के टाइम पे। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, अ सैंपल ऑफ प्यूरिफाइड DNA obtained from tobacco leaf contains 20 mole% ऑफ साइटोसिन। मतलब साइटोसिन का अमाउंट 20% है। ठीक, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट मोल परसेंटेज ऑफ प्यूरिन। प्यूरिन हमें पता है A और G कंप्राइजेस ऑफ प्यूरिन। अगर साइटोसिन 20 है तो गुआनिन भी 20 हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि G इज इक्वल टू C एंड A इज इक्वल टू T। ठीक है, तो C और G होगा 20, बचा कितना 60, और A और T इक्वल होते हैं, यानी कि इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 60% इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एडेनिन और थाइमीन में। A और T में 30% ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो A और G कितना हुआ, A प्लस G इज द प्यूरिन का टोटल अमाउंट। तो 30 प्लस 20 इज द प्यूरिन का टोटल अमाउंट, दैट विल बी इक्वल टू 50%। तो 50% हो जाएगा प्यूरिन का अमाउंट, और 50% हो जाएगा हमारा पिरिमिडीन का अमाउंट। ओके, तो ये चीज़ यहाँ से देखी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट। वापस से ब्लड ग्रुपिंग का क्वेश्चन आ गया है, पर अब जेनेटिक्स में है। कह रहा है कि व्हाट शुड बी द ब्लड टाइप्स ऑफ पेरेंट्स टू ओपन द विंडो फॉर ऑल पॉसिबल ब्लड टाइप्स ऑफ द चाइल्ड। हमें ABO ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पूछ रहा है कि पेरेंट्स का क्या जीनोटाइप होना चाहिए जिसके कारण सारे ब्लड ग्रुप्स AB और O आने की प्रोबेबिलिटी हो हमारे चाइल्ड में, है ना। A भी आ सकता है, B भी आ सकता है, AB भी आ सकता है और O भी आ सकता है। ऐसी प्रोबेबिलिटी किस जीनोटाइप में देखी जाएगी? तो मुझे लगता है ऐसी प्रोबेबिलिटी IA-IO को अगर मैं क्रॉस कराता हूं IB-IO के साथ तो देखी जाएगी। अगर ये IA-IO के साथ गया तो ये A ब्लड ग्रुप आ जाएगा। ठीक, अगर ये IA-IB के साथ गया तो ये AB आ जाएगा। ठीक, अगर ये IO-IB के साथ गया तो ये B आ जाएगा। अगर ये IO-IO के साथ गया तो ये O ब्लड ग्रुप आ जाएगा। तो चारों ही ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटीज बन रही है कि नहीं? बिल्कुल बन रही है। अगर मैं हेट्रोजाइगस A और हेट्रोजाइगस B को क्रॉस कराता हूं तो मेरे पास सारे के सारे ब्लड ग्रुप आने की प्रोबेबिलिटीज होंगी मेरे अगले चाइल्ड में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एंटीबॉडी रिस्पॉन्स अगेंस्ट द पैथोजेंस टेक्स प्लेस इन 2 phases, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो यहाँ पे जो हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, जिसको हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं, वो 2 फेजेस में देखी जाती है। पहला, जब हमें इन्फेक्शन होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम पहचान नहीं पाता है तो वो स्लो रिस्पॉन्स देता है। लेकिन दूसरा इन्फेक्शन में बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स देखा जाता है और बहुत ही एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स देखा जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्राइमरी रिस्पॉन्स है और ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है। देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। कह रहा है दीज 2 phases आर कैरेक्टराइज्ड बाय सर्टेन ट्रेट्स, चूज द ऑप्शन विच डिडंट मैच रिगार्डिंग दीज रिस्पॉन्स। मतलब ये बोल रहा है कि कौन सी चीज मैच नहीं कर रही है। देखते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्स अकर स्लोली वाइल सेकेंडरी इज वेरी फास्ट। ये तो सही है, हमसे इनकरेक्ट पूछा है, ये तो सही हो गया। सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज T सेल मेडिएटेड। बात सही है, लेकिन इससे भी सही स्टेटमेंट हो सकता है क्योंकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स में B सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो ये भी सही एक तरह से है। द रिस्पॉन्डिंग B सेल्स आर नेव B सेल्स इन केस ऑफ प्राइमरी रिस्पॉन्स। ये बात सही है। विच ग्रेजुअली चेंजेस टू प्लाज्मा सेल्स। ये बात सही है क्योंकि शुरुआत में हमारे पास नेव मतलब कि बहुत ही शरीफ टाइप के B सेल्स होते हैं
जो कि बाद में चल के खुरापाती हो जाते हैं, तो वो प्लाज्मा सेल्स बना लेते हैं और फिर वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इन द सेकेंडरी रिस्पॉन्स द पीक ऑफ IgG इज वे टू हाई देन द प्राइमरी रिस्पॉन्स। बात ये भी सही है कि IgG का जो अमाउंट है वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स में बहुत ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी रिस्पॉन्स, क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्स में IgM बहुत ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से बी स्टेटमेंट इसमें से सबसे ज़्यादा इनकरेक्ट है। ठीक है, हालांकि बी स्टेटमेंट को भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं, बट सेकेंडरी रिस्पॉन्स में बी और टी सेल दोनों के ही मेडिएटेड रिस्पॉन्स देखे जाते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो ड्यू टू अदर, because other statements are more correct, that's why we can say B statement is the least correct or incorrect option. Okay, so that is B is incorrect. चलो next, similarity resulting from common ancestry is known as homology। बात सही है, जब हमारे पास homology होती है तो हमारे पास ancestor एक ही होता है, लेकिन वो डिफरेंट अडेप्टेशंस के कारण थोड़े अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द होमोलोगस पेयर ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से होमोलोगस पेयर हमको पता करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। होमोलोगस पेयर सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मुझे पता होनी चाहिए कि इनकी एंसेस्ट्री कॉमन है कि नहीं। विंग्स ऑफ स्पैरो एंड बैट। मैं तुम लोग को एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये रिलेटिव होते हैं। अगर किसी की ज़्यादा कॉमन एंसेस्ट्री है तो हम उसको होमोलोगस मान लेंगे, अगर किसी की कम है तो उसको एनालोगस मान लेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव क्वेश्चन है ये। देखते हैं, स्पैरो और बैट के विंग्स। तो बैट इज अ मैमल, स्पैरो इज अ बर्ड, तो ये थोड़ा अलग एंसेस्ट्री है। तो बर्ड एंड मैमल्स आर डिफरेंट, बट अगर इससे भी दूर की एंसेस्ट्री हुई सभी ऑप्शन में तो हम इसी को करेक्ट मानेंगे। ठीक, वेल के फ्लिपर और बैट के विंग्स, ये सही है, क्योंकि वेल भी एक मैमल है और बैट भी एक मैमल है। तो भले ही बैट के फोर लिम्स विंग्स में कन्वर्टेड हो और वेल्स के फोर लिम्स फ्लिपर्स में कन्वर्टेड हो, बट स्टिल ड्यू टू कॉमन एंसेस्ट्री बोथ ऑफ देम कैन बी रिगार्डेड एज अ होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, क्योंकि उनकी एंसेस्ट्री कॉमन है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर मैमल्स। ठीक, अगला क्या बोला है, बिल्स ऑफ डक एंड प्लेटिपल्स। डक हमें पता है बर्ड है, प्लेटिपल्स इज अ मैमल। काउ एंड बैट, हेयर्स इन काउ एंड बैट, ये भी हमारे पास होमोलोगस हो सकता है, बट अगर दोनों में ही हेयर है तो होमोलॉजी में हम लोग कॉमन एंसेस्ट्री बट डिफरेंट फंक्शन को भी एक प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे एक ही चीज़ है ना, तो दोनों में अगर हेयर हैं तो वो डिफरेंट फंक्शन की तरफ पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। हालांकि इसमें भी कॉमन एंसेस्ट्री है, बट ये ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि इसमें सेम एंसेस्ट्री है बट डिफरेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, अगर ये ऑप्शन ना दिया होता और ये सिर्फ और सिर्फ ये दिया होता तो हम इसको भी सही मान सकते थे, क्योंकि यहाँ पे भी कॉमन एंसेस्ट्री आ रही है, विच इज़ द मेन थिंग दैट वी सी इन केस ऑफ होमोलॉजी। बट येस, अगर हमको इन दोनों में से चूज करना हो तो दिस इज मोर अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूसेलस which has an abundant food reserve. Female gametophyte forms female gamete inside it through a series of process. Which of the following statement is incorrect regarding the female gametophyte? हमें पता है कि गैमेटोफाइट जो होते हैं उसको मेल्स के केस में, एंजियोस्पर्म की बात कर रहा हूँ, एंजियोस्पर्म्स में जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो पॉलन ग्रेन होता है, और जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो एम्ब्रॉय सैक होता है। और जो फीमेल्स में एम्ब्रॉय सैक होता है वो कुछ इस टाइप का दिखता है, कुछ इस टाइप का दिखता है। वहाँ पे एक एंड होता है जिसमें एक छोटा सा पोर होता है, और इस पोर का नाम होता है माइक्रोपाइल। तो इस एंड को हम माइक्रोपाइलर एंड बोल देते हैं, ठीक है, और इस एंड को हम चैलेजल एंड बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो चैलेजल एंड है, यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, यहाँ बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और यहाँ पे 2 सिनर्गिड्स होते हैं जिसमें फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है और एक एग सेल होता है। ठीक है, तो इस टाइप का दिखता है। यहाँ पे टोटल कितने सेल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन इसको हम सेल नहीं मानते हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे 8 न्यूक्लियस हैं, ये सारे के सारे में एक एक न्यूक्लियस तो है, लेकिन सेल्स 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन होल इज 7, बट न्यूक्लियस 8 होता है। तो
तो एक चीज़ यहाँ पे हमको देखनी है कि एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है कि एंजियोस्पर्म का जो फीमेल गैमेटोफाइट है दैट इज एम्ब्रोसैक, उसमें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज देखी जाती है। ओके, अब देखते हैं ऑप्शन को। मेगास्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है ये, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। हमसे इनकरेक्ट पूछा है। नेक्स्ट बोल रहा है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट अ सिंगल सेल ऑफ न्यूसेलस डिफरेंशिएट एज मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। बोल सकते हैं ये भी सही है। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड सेल्स which then divides once to form 8 celled 7 nucleated embryo sac। This is incorrect, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड सेल्स तो बनते हैं, लेकिन उसमें से 3 डीजनरेट कर जाते हैं और एक एक्टिव बचता है, और वो एक एक्टिव मेगास्पोर 3 बार माइटोसिस जाता है, नॉट वंस, वो 3 बार माइटोसिस जाता है, जिसके कारण 8 सेल्ड 7 न्यूक्लिएटेड स्टेज बनती है। नॉट 8 सेल्ड 7 न्यूक्लिएटेड स्टेज बट हाँ 8 सेल्ड 7 न्यूक्लिएटेड स्टेज, नो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्टेज यहाँ पे बनती है। ओके, तो इस हिसाब से तो ये भी इनकरेक्ट ही लग रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। 2 cells present at the micropylar end are called synergids which have a filiform apparatus to guide the pollen tube towards the egg cell। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा देखा जा रहा है, ये वाला, ठीक है, यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया है, ठीक है। तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। फ्लावर शोइंग सिंगल ओव्यूल पैक्ड इन एन इन्फ्लोरेसेंस आर पॉलिनेटेड बाय। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक चीज है जो कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में देखी जाती है कि जो विंड से पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं कई बार उसमें सिंगल ओव्यूल होता है, ठीक है, और वो गुच्छे में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर सही होना चाहिए, दे आर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। ओके, अब ये क्वेश्चन मैंने बता तो दिया है तुम लोग को, लेकिन तुम लोग को ये चीज़ एंश्योर करनी है कि जितने भी पॉलिनेशन के मोड्स हैं और एग्जाम्पल्स हैं वो सारे के सारे याद होने चाहिए। चास्मोगेमस, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, है ना, wind pollinated, water pollinated, insect pollinated, other types of pollination, pollen pistil interaction, है ना, pollen tube formation, double fertilization and development of embryo, ये सारी चीजें हम लोग को पता होनी चाहिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। कह रहा है 10% लॉ इन इकोलॉजी स्टेट्स दैट ओनली अबाउट 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट इन द फूड चेन। What does this law imply about the efficiency of energy transfer in the ecosystem? देखो, ये अगर स्टेटमेंट तुम लोग पढ़ो कि 10% एनर्जी ही अगले ट्रॉफिक लेवल पे जा रही है, तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि बाकी 90% डिसिपेट हो जा रही है इन्वायरमेंट में या किसी और चीज़ में। यानी कि हमारा जो फूड चेन है उसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज़ नॉट दैट एफिशिएंट, ठीक है। हालांकि ये फर्स्ट और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो कर रहा है, एनर्जी कहीं गायब नहीं हो रही है, इट इज़ जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना, वन फॉर्म टू अनदर वो ट्रांसफ़र हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। लेकिन फिर भी अगर मैं फूड चेन में ट्रांसफ़र की बात करूं तो वो बहुत ही लेस एफिशिएंट है। वाई? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 10% ही ट्रांसफ़र हो रही है। अगर मैं ग्रेजिंग फूड चेन की बात करूं, एक सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन की, तो यहाँ पे आता है हमारे पास सबसे पहले प्रोड्यूसर, फिर मेरे पास आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि हर्बीवोर्स, फिर मेरे पास आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी कि कार्निवोर्स, और फिर मेरे पास आते हैं टॉप कंज्यूमर्स यानी कि टर्शरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ सिर्फ और सिर्फ 10% गया, यहाँ से यहाँ सिर्फ 10% गया, और यहाँ से यहाँ भी सिर्फ 10% गया, यानी कि दिस एनर्जी ट्रांसफर इज वेरी लेस एफिशिएंट। अब इस स्टेटमेंट या इस चीज़ को जानते हुए तुम लोग का आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का, वो तुम लोग मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एनकम्पासेस वेरियस लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। विच स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। देखो, बायोडाइवर्सिटी को हम 3 लेवल्स में डिफाइन करते हैं, नॉट 3 वेज बट 3 लेवल्स। सबसे छोटा लेवल है जेनेटिक डाइवर्सिटी। हमें पता है कि एक स्पीसीज
के अंदर बहुत सारी सब स्पीसीज आती हैं और उसमें बहुत सारी वेराइटीज भी आती हैं, ठीक है। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे ह्यूमंस एज अ होमो सैपियंस, हम सब लोग होमो सैपियंस हैं, हमारी स्पीसीज एक ही है, लेकिन हम में भी अलग अलग रेसेस पाई जाती हैं, तो दैट इज आवर जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक। स्पीसीज डाइवर्सिटी हमको पॉइंट आउट करती है कि हाँ, हमारे पास अलग अलग स्पीसीज के मेंबर्स एक कम्युनिटी में प्रेजेंट हैं, जबकि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पॉइंट करती है हमारे पूरे एरिया में कितने डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट्स है, क्या वहाँ पे डेजर्ट भी है, क्या वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है, क्या वहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट भी है, क्या वहाँ पे टेम्परेट रीजन्स भी है, क्या वहाँ पे माउंटेन्स भी है ना, क्या वहाँ पे मैनग्रोव्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे होंगी वो ज़्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में देखा जाएगा। तो अब देखते हैं इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बैठता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज द फाउंडेशन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी which in turn contributes to ecosystem diversity by shaping the structure and function of ecosystem। बात ये सही है ना, ये बात एकदम सही है। Ecosystem diversity drives genetic diversity which influences species diversity leading to a complex network of ecological interaction within species। ये स्टेटमेंट उतना सही नहीं है, ठीक है। Species diversity is the primary determinant of genetic diversity which in turn influences the distribution and abundance of species within ecosystem। ये स्टेटमेंट भी सही नहीं लग रहा है। जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी आर इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट्स। नो, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट, दे आर मोर और लेस, और वी कैन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। तो इसका सबसे सही जो आंसर लग रहा है वो ए स्टेटमेंट ही है, ठीक है, क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी ही स्पीसीज डाइवर्सिटी को अफेक्ट करती है और स्पीसीज डाइवर्सिटी ही इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को अफेक्ट करती है। ये चीज़ हम बोल सकते हैं क्योंकि नीचे से ऊपर लेवल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है और कह रहा है कि एक हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में पॉपुलेशन रहती है जिसमें एलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन इज स्टेबल एंड इक्वल टू 1, ठीक है। तो वी नो दैट P + Q इज इक्वल टू 1 in a population if the allelic frequency is 0.7। अगर एक एलील है A जिसकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी है 0.7, तो what is the expected frequency of genotype कैपिटल A स्मॉल a। कैपिटल A स्मॉल a की जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो ये पूछ रहा है, यानी कि हेटेरोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, यानी कि 2pq की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। P की वैल्यू तो हमको पता चल चुकी है 0.7 है। अगर P पता है तो Q भी पता है, क्योंकि P + Q इज इक्वल टू 1, तो Q इज इक्वल टू 0.3, क्योंकि 1 - 0.7 इज इक्वल टू 0.3। 2pq की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं, 2 इंटू Q की वैल्यू क्या है 0.3 और P की वैल्यू क्या है 0.7, तो 7 3 = 21, 2 = 42, 0.42 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट्स हेयर, ओके। तो इस क्वेश्चन को या इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ दो फॉर्मूले चाहिए। एक है P² + Q² + 2pq इज इक्वल टू 1 और P + Q इज इक्वल टू 1। ये दो चीज़ें अगर आपको पता है और आपको बेसिक्स पता है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के, तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होगा, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है रॉ प्रोटीन कोडिंग जीन फाउंड इन प्लाज्मिड इज मेनली कंसर्न विद। तो रॉ प्रोटीन जो होती है वो प्लाज्मिड में पाई जाती है और रॉ प्रोटीन को कोड करने वाला जीन प्लाज्मिड पाया जाता है, जो कि प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में हेल्प करती है रॉ प्रोटीन हुज जीन इज फाउंड इन द प्लाज्मिड, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है, ठीक। अब प्लाज्मिड की बात करके हम लोग यहाँ से हट गए, लेकिन तुम लोगों को प्लाज्मिड के बारे में भी चीज़ें रिवाइज करनी है, प्लाज्मिड के बारे में भी चीज़ें पता होनी चाहिए, ओके। जैसे कि PBR 322 में कौन सी रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होती है ना, उनकी कट साइट्स क्या क्या होती हैं, मतलब उसमें कौन सी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट लगाती हैं, है ना। सिलेक्टेबल मार्कर तुम लोग को पता होनी चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें तुम लोग को पता होनी चाहिए, ओके। चलते हैं नेक्स्ट। DNA fingerprinting mainly concerned with the specific polymorphic DNA known as mini satellite mainly works on the difference of the repeats of specific sequence known as। हमें पता है कि हमारा जो DNA होता है वो हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होता है एक्सेप्ट फॉर द मोनोहाइब्रिड ट्विंस या फिर मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है, यानी कि मैटरनल ट्विंस जो होते हैं उसमें,
ठीक, उसमें सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, बाकी सबकी अलग अलग होती है। हमारा डीएनए 99% नॉन कोडिंग होता है, ओनली 1% इज कोडिंग, है ना। जो 99% नॉन कोडिंग रीजन होता है या नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए के, उसमें से कई सारा पार्ट रिपीटेटिव होता है, और ऐसा रिपीटेटिव डीएनए में से ही एक डीएनए आता है जिसको हम मिनी सैटेलाइट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये मिनी सैटेलाइट में हमारे पास एक रीजन आता है जिसको हम लोग VNTR बोलते हैं। VNTR मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। क्या कहते हैं? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ठीक है। और ये रिपीट्स के नंबर जो हैं वो हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग होते हैं, और क्योंकि यहाँ पे रिपीट के नंबर अलग अलग होते हैं इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए हम ये बोलते हैं कि एक पर्सन में एक अमाउंट ऑफ रिपीट्स होते हैं, दूसरे में दूसरे अमाउंट ऑफ रिपीट्स होते हैं, तीसरे में तीसरे, यानी कि हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग रिपीटिशन होते हैं किसके? VNTRs के। और इसी के बेसिस पे हम लोग ये पता कर लेते हैं कि कौन से इंडिविजुअल में कौन सा डीएनए प्रेजेंट है, कौन सा इंडिविजुअल का कौन सा डीएनए है, ठीक है। चीज़ हम लोग पता कर सकते हैं बाय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस बारकोड लाइक थिंग विच इज नोन एज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, and it is a kind of mini satellite. It is present inside mini satellite we can say. Okay, चलते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि एक पी प्लांट है जिसकी एलील कैपिटल Y येलो सीड के लिए कोड करती है और स्मॉल y ग्रीन सीड के लिए कोड करती है। हमें पता है येलो सीड डोमिनेंट होता है और ग्रीन सीड नॉन डोमिनेंट होता है, यानी कि रिसेसिव होता है। और कैपिटल R राउंड को कोड करती है और स्मॉल r रिंकल्ड को कोड करती है, और हमें यह भी पता है कि राउंड डोमिनेंट होता है और रिंकल्ड रिसेसिव होता है। तो ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर तुमने F1 अगर तुमने क्या किया है, एक प्योर लाइन को ब्रीड कराया, उससे तुम्हारे पास F1 हाइब्रिड निकला जो कि हेटेरोजाइगस होता है, मतलब कि कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, और ये कह रहा है कि इसी को तुमने सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन कराई, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r से ही तुमने इसको ब्रीड कराया वापस से। तो कितने प्रोजनी येलो और राउंड सीड वाले आएंगे वापस से, यानी कि दोनों ही डोमिनेंट वाले कितने प्रोजनी आएंगे? सिंपल क्वेश्चन है। अगर तुम लोग को मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का रेशो पता है 9:3:3:1, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। 9 ऐसे प्रोजनी आते हैं जिसमें दोनों डोमिनेंट चीज होती हैं, 3 ऐसे जिसमें एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, 3 ऐसे जिसमें एक रिसेसिव एक डोमिनेंट, और एक ऐसा जिसमें दोनों ही रिसेसिव आते हैं, ठीक। ये हमसे पूछ रहा है येलो और राउंड, येलो भी डोमिनेंट राउंड भी डोमिनेंट, तो यानी कि दोनों डोमिनेंट आने की पॉसिबिलिटी कितनी है वो ये पूछ रहा है। तो दोनों डोमिनेंट कितने में आते हैं? 9 में आते हैं, 9 में आते हैं आउट ऑफ 9 + 3 + 3 + 1 मीन 16। 16 में से 9 प्रोजनी कैसे आ रहे हैं? दोनों डोमिनेंट वाले आ रहे हैं, तो 9/16 शुड बी योर आंसर, है ना। काफी सिंपल क्वेश्चन था, 9/16 शुड बी योर आंसर। ऐसे ही अलग अलग क्रॉसेस तुम लोग को बना के दिए जा सकते हैं, चाहे वो इससे दिए जाए, चाहे वो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में दिए जाए, है ना, कुछ केस स्टडी बना के। तो इसके लिए तुम लोगों को तैयार रहना है हमेशा ही। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी विच एंजाइम इज कॉमनली यूज्ड टू जॉइन डीएनए फ्रैगमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। हमें पता है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पॉलीमराइज करने वाली एंजाइम होती है डीएनए पॉलीमरेज, काटने वाली एंजाइम्स होती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जो अंदर काटती है वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो बाहर से काटती है वो रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। जो जोड़ने का काम करती है वो होती है डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो जोड़ने का काम करती है डीएनए लाइगेज हमारे पास। ओके, तो डीएनए लाइगेज इज द लाइगेटिंग एंजाइम। ओके, तो ये चीज है इस क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट, अगर एक पॉपुलेशन ऑफ रैबिट्स है जिसमें 100 रैबिट रह रहे हैं और वहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, और इस पॉपुलेशन का डबलिंग टाइम 3 साल का है, ठीक। तो ये पूछ रहा है व्हाट वुड बी द अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन साइज आफ्टर 9 ईयर्स। 9 साल बाद कितना है? हमें पता है डबलिंग टाइम 3 साल का है, तो 9 साल में कितने डबलिंग टाइम्स कवर हो जाएंगे? 9/3, है ना, दैट इज 3, है ना। अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है तो हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, n = n0
इंटू 2 टू द पावर n। ठीक है, इसको हम लोग सिंपल और भी जो तुम लोग की बुक में इक्वेशन दिया उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर हो रही है तो हम इस फॉर्मूले से भी चीज़ें डिराइव कर सकते हैं जहाँ पे डबलिंग टाइम के बारे में हमको पता हो। ठीक है, तो आफ्टर 9 ईयर्स कितनी होंगी पॉपुलेशन? एन नॉट इज 100 इंटू 2 टू द पावर n इज द नंबर ऑफ जनरेशन, दैट इज 3। तो कितना हो जाएगा? 100 इंटू 2 टू द 4 टू द 8, यानी कि 800 प्रोजेनी यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगी आफ्टर 9 ईयर्स। तो 800 शुड बी योर आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेज ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। अभी भी डिस्कस किया था हमने कि डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे, हालांकि हमने उस क्वेश्चन में डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अवर रेप्लिकेशन की प्रोसेस, है ना। तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस में जो हमारा लाइगेज होता है वो क्या काम करता है? वो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है। हमें पता है रेप्लिकेशन के टाइम पे एक स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड होता है और एक स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड होता है। लीडिंग स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए हो रही होती है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए हो रही होती है। ठीक है, जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही होती है वहाँ पे हमें फ्रैगमेंट्स में डीएनए मिल रहा होता है। किसमें? फ्रैगमेंट्स में डीएनए मिल रहा होता है। तो ये मान लो ये कंटिन्यूअस है और ये मान लो इन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, ये फ्रैगमेंट्स में डीएनए मिल रहा होता है, लेकिन हमें पता है हमारा डीएनए तो फ्रैगमेंटेड रहता नहीं है। इसको जोड़ने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लेके आते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम, जो कि लाइगेट या फिर जोड़ देती है हमारे इन ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को। तो लाइगेज का काम है टू लाइगेट द ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, ज्वाइनिंग ऑफ ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट इसका काम है। तो इस तरह से हमने अपने ज़्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए हैं जो कि एग्ज़ाम में जिनके आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अब ये क्वेश्चन देख लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि यही क्वेश्चंस आ जाएंगे, हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, लेकिन हमको इन टॉपिक्स के पेरीफेरी वाले जो टॉपिक्स हैं वो भी याद होने चाहिए, वो भी हमको पढ़ने चाहिए, जिससे कि हम लोग अपनी ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकें। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साई एस्ट्रा और करें अपने IIT and NEST का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।